कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये पार्ट ये बात करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मीनिंग आप जानते हो। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन या कोई आइडिया या इंफॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन याद करने लायक है ये वाला, नेवमैन एंड समर का डेफिनेशन। ये क्या बोलता है? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन एंड इमोशंस। तो ये चीज़ों का आपस में एक्सचेंज को कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो कम्युनिकेशन टाइज पीपल, मतलब बिल्ड अ स्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन ब्रिज अ मीनिंग, कम्युनिकेशन एक बात का मीनिंग निकालता है। कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है और कम्युनिकेशन एक गुड मैनेजमेंट क्रिएट करता है। तो ये सब कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बोला कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के स्टार्टिंग में क्या होना पड़ेगा? एक सेंडर, मेरा वॉइस आ रहा है? कम्युनिकेशन में एक सेंडर होगा जो मैसेज को एनकोडिंग करेगा। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? कोई एक वे में उसको सिक्योर करेगा, सिक्योर, ताकि कोई और उसको बीच में ना समझ पाए। हाँ, मैसेज एक मैसेज होगा, मतलब कोई एक इंफॉर्मेशन या कोई आइडिया या फैक्ट होगा जिसको एक मीडियम के थ्रू आपको भेजेगा। मतलब वो ईमेल हो सकता है, बाय कॉल हो सकता है, बाय लेटर हो सकता है। फिर सामने वाला उसका मीनिंग को डिकोड करेगा, समझेगा। सामने वाला कौन होगा? रिसीवर। और फिर लास्ट में वो अपना फीडबैक देगा। अब ये सब प्रोसेस के बीच में कई बार एक नॉइज होता है, मतलब डिस्टरबेंस, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लाइन ठीक से नहीं गया, कॉल ठीक से नहीं गया, मैसेज आधा समझ में आया, पुअर नेटवर्क, पुअर रिटेंशन, ये सब प्रॉब्लम होती है। ये अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आंसर इस चैप्टर का, जहां से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कितने टाइप का होगा? तो पहले बोला फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल मतलब प्रॉपर मीटिंग बुला के बात की, एक ऑफिशियल मैसेज दिया हम आपको प्रॉपर मीटिंग कॉल करके, या नोटिस बोर्ड पे चिपका दिए ताकि सब देख पाए। जबकि इनफॉर्मल क्या हुआ? आप हमको कहीं पे मिले, हम आपको ऐसे स्पॉन्टेनियसली पर्सनली कोई बात आपको बता दी, हो रही है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रही है। फिर दूसरा टाइप का होता है डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे, तो टॉप मैनेजर बताया मैनेजर को बात, मैनेजर बताया सुपरवाइजर को बात, सुपरवाइजर जाके बताया लेबर को। अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर, मतलब नीचे वाला आदमी पहले लेबर बताया सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर बताया मैनेजर को, मैनेजर जाके बताया एमडी को। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? आप एक सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर हो और हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, आपस में हम लोगों का बात हो रहा है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग। हॉरिजॉन्टल मतलब ये ऐसे लाइन, और वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हुआ? एक सेल्स मैनेजर है, वो बातचीत कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर से या मार्केटिंग मैनेजर से या फाइनेंस मैनेजर से, मतलब सेम लेवल बट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। और ये जो अब डाउनवर्ड और अपवर्ड था, इसी को बोलते हैं वर्टिकल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। एक और होता है जो यहाँ पे नहीं बताया, वो है डायगोनल, मतलब एक डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर से बात कर। ठीक है। एक होता है वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, इसका मीनिंग तो आप जानते ही, बोल के या लिख के। इसमें एक और चीज भी लिख सकता था लोग लिखने को, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट। हम आपको न बोला न लिखा, हम हाथ हिला के बोला आ जाओ, कम इन, गेट इन।
या आप उनसे पूछे मीटिंग कब है, तो मैं इशारा में किया टुमारो, तो वो हो गया बाय इम्प्लाइड कम्युनिकेशन या बाय कंडक्ट। एक अब आता है अगला क्वेश्चन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। पहला तो बोला फिल्टरिंग। हम फिल्टरिंग का मतलब ये बोल रहे हैं कि हम आपको एक इंफॉर्मेशन दिया, उसको आप पूरा आगे कम्युनिकेट नहीं किए, कुछ बातों को आप डिस्क्लोज नहीं किए। हम आपको 4 इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन मेरे आपके आगे आपका वो 3 ही तक गया, फिर उसके आगे 2 इंफॉर्मेशन गया। फिल्टरिंग का होता है थोड़ा बहुत पीछे छूट जाना, तो ये कम्युनिकेशन का ऑलवेज प्रॉब्लम है। हम आपको बोला कल ट्यूशन है शाम को 5 बजे, आप बोले कल आप अनुश्री को इन्फॉर्म किए कल ट्यूशन है 5 बजे, शाम बोलना भूल गए, उसको लगा कल सुबह। ठीक है, तो ये पॉसिबल होता है। ये हो गया फिल्टरिंग का प्रॉब्लम कि पूरा इंफॉर्मेशन आगे तक नहीं जाता, कुछ इंफॉर्मेशन हाइड हो जाता है। ठीक है, सेलेक्टिव परसेप्शन। कुछ लोगों का आदत होता है अपने हिसाब से परसेप्शन बना लेना। मेरा मानना है अनुश्री हमको यही बात बोलेगी हमेशा, हम परसेप्शन ही बना लिया सिलेक्टिव एकदम। अब हम उस सिलेक्टिव परसेप्शन में चल रहे हैं, हम और एक्स्ट्रा मीनिंग इसको समझने का कोशिश ही नहीं कर रहे। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम तो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। हम आपको बोल रहे हैं मारवाड़ी में, आपको नहीं समझ में आया, आप हमको जवाब दे रहे हो बंगाली में, हमको नहीं समझ में आया। हम एक लेबर लोग का मीटिंग में गया, पूरा इंग्लिश में अपना बात बोल के आ गई, सर आप पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करके आ गए। वहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझ में आया सामने वाले का, तो ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है वो वर्ड या वो सिंबल या वो एक्सप्रेशन का बहुत सारा मीनिंग है, तो लोग कंफ्यूज हो गए। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता है प्राइस। प्राइस बहुत अलग अलग वे में समझा जा सकता है। ऐसा इंग्लिश में बहुत सारा वर्ड है, हिंदी में भी बहुत सारा वर्ड है जिनका सेम मीनिंग है, तो आदमी उस दूसरे वाले मीनिंग को डिपिक्ट कर लिया। ठीक है ना, तो वर्ड का मीनिंग गलत निकाल लेना, वो हुआ सिमेंटिक बैरियर। आप एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ के कोई और मीनिंग ले लिया। 5वां है इमोशनल प्रॉब्लम। बहुत लोग क्या होते हैं ना, बहुत इमोशनल होते हैं। मतलब कोई ऐसा बात सुने जिसमें उनको बहुत सैड फील हुआ या बहुत एंगर फील हुआ, तो जब आदमी बहुत ज्यादा सैड या बहुत ज्यादा एंगर में होगा तो मीनिंग को गलत डिपिक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम एक मीटिंग में गए जहाँ फाइनेंस टीम बैठे हैं, हम उनको फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स सबका इंफॉर्मेशन वहां दे के आए। उनके काम का ही नहीं है वो जानकारी भी उनको दे दी, तो इंफॉर्मेशन टू मच हो गया, जिसके कारण कम्युनिकेशन फेल हो गया। आधा बात, इतना सारा बात बताया कि मेन बात मिस आउट हो गया। नॉन वर्बल क्यूज। हम आपको बहुत टाइम कुछ बातें नॉन वर्बली बोल रहे हैं, मतलब उसमें वर्ड्स नहीं है और आप उसका मीनिंग कुछ और निकाल लिए। नॉन वर्बली कैसे बोलेंगे? हाथ से, इशारा से, गर्दन हिला के। अच्छा, ये सब भी प्रॉब्लम होता है। टाइम प्रेशर। कई बातों में क्या होता है, जल्दी जल्दी मीनिंग समझना है, तो उस चक्कर में गलत मीनिंग समझ लेते हैं। मतलब इतना कम टाइम है मेरे पास कि हम उसका मीनिंग एनालाइज कर ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं। तुम जो बोले बस हम वही सुन के उसको अप्लाई कर दिए। ये भी एक एरर ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब आता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा। ज्ञान बाजी। पहले क्या बोला, फॉस्टरिंग इंटरपर्सनल ट्रस्ट। एक दूसरे पे भरोसा होना पड़ेगा तब एक अच्छा कम्युनिकेशन हो। रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर रूल के हिसाब से जाना चाहिए तभी अच्छा कम्युनिकेशन हो। हैव फीडबैक बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। सामने वाले से वर्बली या नॉन वर्बली फीडबैक लेते रहना चाहिए बीच बीच में। जैसे हम पूछते हैं ना, बात समझ में आया, तो वो एक वर्बल फीडबैक है। सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज हमेशा इजी रखना चाहिए। वो सिमेंटिक बैरियर में ये भी होता है बेटा, हम आपको बहुत ज्यादा लॉ का लैंग्वेज में बात समझा दी,
आपको वो लॉ का वर्डिंग ही नहीं पता, तो वही तो सिमेंटिक बैरियर। हम आपको बोल रहे हैं इसको, जैसे एग्जांपल देते हैं, आप लोगों को पता है चेंज करना या एडिट करना, लेकिन टैक्स या लॉ में चेंज और एडिट वर्ड नहीं होता। वहाँ वर्ड क्या होता है? अमेंडमेंट। अब हम आपको अचानक पढ़ाते पढ़ाते बोला वी नीड टू अमेंड दिस, समझ ही नहीं आएगा। आपको नहीं पता क्या करना था, क्या बोलना चाह रहे थे। हाँ। जैसे शेयर मार्केट में एक लैंग्वेज होता है, गो लॉन्ग गो शॉर्ट। अब जिनको शेयर मार्केट का लैंग्वेज ही नहीं पता, वो लोग लॉन्ग और शॉर्ट क्या समझेगा? लॉन्ग का मतलब होता है बाई शेयर मार्केट में, और शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना। हाँ। तो ये जिनको पता है उनको पता है, जिनको ये शेयर मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है, वही लॉन्ग शॉर्ट तो अलग ही मीनिंग निकाल लेगा। हाँ। तो वो भी ये होता है सिमेंटिक बैरियर। तो यहाँ पे उसी का अपोजिट क्या बोला ठीक करने का तरीका? सिंप्लीफाई रखो। इफेक्टिव लिसनिंग, जो बोलने वाला तो उसको प्रॉपर्ली सुनना भी आना चाहिए, ताकि सामने वाले का क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो समझ सके। हाँ। सी द इमोशन, डू नॉट क्लाउड एंड डिस्टॉर्ट द मैसेज। ये ध्यान रखो कि तुम्हारा इमोशन मैसेज को मतलब आधा अधूरा नहीं कर दो। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बात कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा बात ही नहीं बोल पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखो। अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल जो क्यूज होते हैं उनका पहले से आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मेरा इस इशारे का ये मीनिंग होगा, है ना? हाँ। तो इशारे का मीनिंग समझ में आना बहुत जरूरी है। तो पहले से क्लियर रखो कि किस टाइप का सिंबल का क्या मीनिंग होगा। जैसे आर्मी वगैरह में होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बात बोलना पड़ता है। हाँ। तो वो लोग बहुत सारा चीज़ का सिंबलिज्म यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं कि अगर है ना जो कोई आर्मी मिशन होता है, हाँ। और अगर अपने नीचे वाले लोगों को मतलब जो दूर बैठे हैं उनको ये क्यों देना है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया, हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों का एक फायर वर्क होता है, मतलब जिसमें से धुआं निकलता है उस ग्रेनेड को चलाने से। हाँ। तो लोग ग्रेनेड चला दिया, वहां धुआं दिख गया ना दूर, तो दूर वाले लोग समझ गए हाँ मिशन हो गया। तो नॉन वर्बल क्यूज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन, अगला टॉपिक आ गया। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना ऊपर नीचे के आदमी से। अलग अलग ग्रुप के लोगों से लिंक अप रखना। हाँ। एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे का काम पूरा करवाना। हाँ। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है? हाँ। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग कहीं पे आएगा, ये रहा। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट। एक ऐसा पैटर्न डेवलप करना जिससे ग्रुप एफर्ट में काम हो, कॉमन पर्पस के लिए सब कोई काम करे, सब कोई अपना अपना फायदा के लिए काम नहीं करे। ठीक है? पुलिंग टुगेदर अ रैशनल प्रोसेस, एक प्रोसेस को एक साथ पूरा कर पाए। हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज, यही सब इसका मीनिंग है। अब आया इसमें क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो बोला ये मैनेजमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट एसेंस है। देखो एक बहुत गजब बात बोला जाता है कि मैनेजमेंट का देखा जाए तो 5 ही फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हाँ। लेकिन एक ऐसा फंक्शन है जो छुपा हुआ फंक्शन है, हिडन फंक्शन लोग बोलते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन इज दैट हिडन फंक्शन। ये मैनेजमेंट का एसेंस है, आत्मा है। अगर ये नहीं हो तो बाकी फंक्शन काम ही नहीं करे। ठीक है ना? तो पहला फीचर बोला कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है। दूसरा फीचर बोला ये मैनेजमेंट का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि उनका बाकी फंक्शन का अचीवमेंट हो सके। ठीक है? कोऑर्डिनेशन स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होता, करना पड़ता है बाय फोर्स। कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता है, उसके लिए प्लान करके बाय फोर्सफुली करना होता है। ठीक है ना? हाँ। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक बार कोऑर्डिनेट कर लिया तो हमेशा रहेगा, जरूरी नहीं है। आपको हमेशा कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ता है।
हाँ, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट है, इंडिविजुअल नहीं। मेरे अकेले के कोऑर्डिनेट करने से नहीं होगा, सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ग्रुप में। इतने काम का बात है। अब अगला आंसर काम का है, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला प्रिंसिपल बोलता है अर्ली स्टेज। बोला जाता है मैनेजमेंट को स्टार्टिंग में जब प्लानिंग कर रहे हैं ना, तभी कोऑर्डिनेशन के बारे में सोच लेना चाहिए। मतलब आप बाद में लेटर ऑन कोऑर्डिनेट करोगे, ये नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग से प्लानिंग होना चाहिए कि ये काम ये काम करना है, तो ये काम में आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे हो, ये भी स्टार्टिंग में ही सोचो। तो ये अर्ली स्टेज प्रिंसिपल है, मतलब इसको लेटर ऑन करने से नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है प्लानिंग कोऑर्डिनेशन रेगुलरली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि हम स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट कर दिया, हमेशा अपने आप ही होता रहेगा। आई हैव टू ऑलवेज गिव एफर्ट फॉर इट। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी चीज का कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, वाया बातचीत होने से नहीं होगा। अगर दो लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करना है तो उन दोनों को डायरेक्टली बातचीत करना पड़ेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आना पड़ेगा। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन बोलता है ये वन साइडेड एफर्ट नहीं है, ये बोथ साइडेड होना पड़ेगा। हम अगर कोऑर्डिनेट करें और आप नहीं कर रहे हो तो भी नहीं होगा, और आप कर रहे हो हम नहीं कर रहे तो भी नहीं होगा। जैसे डांस होता है ना, डांस ग्रुप डांस, वहां पे अगर एक टीम में 5 डांसर है, तो अगर आपस में स्टेप का कोऑर्डिनेशन एक जन करेगा, एक जन देख के बाकी को करेगा, वो नहीं होगा। सबको एक दूसरे से पहले कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। हम तो राइट साइड में पानी जा रहा, आप नहीं लेके गए, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, रेगुलर बातचीत। ठीक है ना। एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल होगा जब सबको ही क्लियर होंगे कि हमारा मेन टारगेट या गोल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब कोऑर्डिनेशन की तरह ही है ना कोलैबोरेशन। देखो ये बोला कोलैबोरेशन इज द कंसेप्ट एंड मेथड विच टीम कैन वर्क टुगेदर वेरी सक्सेसफुली। तो एकदम वैसा ही लग रहा है बातचीत देखने में, बट यहाँ कोलैबोरेट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा, को वर्ड दिखाते। कोलैबोरेट करने का यहाँ पे वर्ड गायब, हम बता देते हैं, मिलजुल के काम करना। कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है कि तुम क्या कर रहे हो और मेरा क्या काम है, जानकारी रखना। ये तुम्हारा स्टेप जहां खत्म होगा उसके बाद मेरा स्टेप चालू होगा, तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारा स्टेप खत्म हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कोलैबोरेटिव मतलब होता है ना हम अकेले काम करेंगे ना तुम अकेला काम करोगे, आपस में मिल के काम करोगे। ठीक है। ये सब की कुछ पढ़ने को नहीं है। कोलैबोरेशन का स्किल बताए एक्स्ट्रा। आप क्या बोलो। कोऑर्डिनेशन मतलब वो मतलब डिपार्टमेंट्स के होता है कि इसमें इस डिपार्टमेंट का खत्म होगा तो दूसरे का शुरू होगा एकदम। और कोलैबोरेशन ग्रुप डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप से उसके अंदर होता है। हाँ, एक साथ मिल के काम करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है ना कि तुम काम करो और हम घर चले गए। नहीं, तो तुम काम करो तो हम भी रुके और हम भी काम किए। ये होता है कोलैबोरेशन। ठीक है। कोलैबोरेशन का हैविंग स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन स्किल का मतलब हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहे, हम काम को एग्जीक्यूट एक साथ मिलके करें। ये एक टाइप का गिफ्ट कल्चर है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इनबिल्ड होना पड़ेगा। ये करना नहीं होता, ये इनबिल्ड होता है। हम ट्रेनिंग देते हैं आपस में, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब ये बिलोंगिंगनेस का सेंस आना कि हम लोग एक ही है, हम लोग अलग अलग नहीं। ठीक है ना। हाँ। ये सब ये इसके अंदर, इसमें कुछ बताने को नहीं है। ये रहा, देयर आर 4 बेसिक मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन। पहले क्या बोला देखो, पहला बोला
अ क्लोज एंड हायरार्किकल नेटवर्क मतलब एलिट सर्कल। तो देखो हमें क्या लिखा है, सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट चूजन बाई ए कंपनी, दे ऑल डिफाइंस द प्रॉब्लम एंड पिक द सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं एलिट सर्कल। 4 टाइप का कोलैबोरेशन का मॉडल है। पहला मॉडल का नाम एलिट सर्कल। एलिट सर्कल में क्या हो रहा है, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट है जिनको कंपनी चूज की है, दे डिफाइंस द प्रॉब्लम एंड पिक द सॉल्यूशन। अच्छा, मतलब लोग प्रॉब्लम पकड़ेंगे और सॉल्यूशन ढूंढेंगे। दूसरा सर्कल का नाम हुआ इसको क्लोज सर्कल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, सबको इन्वॉल्व नहीं है। यहां बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा है ओपन एंड हायरार्किकल एंड इनोवेटिव मॉल। यहाँ क्या बोला, अ प्लेस वेयर अ कंपनी कैन पोस्ट अ प्रॉब्लम, कंपनी वहां प्रॉब्लम लिख देगा, अब सबको ही मिलके उसका सॉल्यूशन दो। तो पहले वाले में क्या हो रहा था, एक ग्रुप बना दिया कंपनी, अब वो ग्रुप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। बट यहाँ क्या हो रहा है, कंपनी जैसे मान लो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोग, हम तुम और अनुश्री हैं बस। अब हम ही लोग प्रॉब्लम को पिक करके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। जबकि इनोवेटिव मॉल में क्या हो रहा है, मान लो स्कूल का एक ग्रुप है, उसमें क्लास का सारा स्टूडेंट इन्वॉल्व है, वहां प्रॉब्लम डाल दिया गया, सबको मिलकर सॉल्यूशन ढूंढे। तो ये हो गया इनोवेटिव सर्कल। तीसरा है ओपन एंड फ्लैट नेटवर्क, जिसका नाम है इनोवेटिव कम्युनिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेटवर्क वेयर एनीबडी कैन रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम। ये फेसबुक की तरह हो गया, यहाँ पे कोई ग्रुप बनाने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और चौथा बोलते हैं क्लोज एंड फ्लैट नेटवर्क ऑफ कॉन्स्टेटेरियम, अ प्राइवेट ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट दैट जॉइंटली सेलेक्ट अ प्रॉब्लम, डिसाइड हाउ टू कंडक्ट वर्क एंड चूज सॉल्यूशन। हम लोग खुद अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं बनवा के दे रही है ग्रुप। तो एलिट सर्कल और कॉन्स्टेटेरियम में एक डिफरेंस क्या है, सर एलिट सर्कल में मैनेजमेंट ग्रुप बना के दे रहे हैं, कंसोर्टियम में हम लोग खुद ग्रुप बना रहे हैं, प्राइवेट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। इनोवेटिव मॉल में क्या है, एक व्हाट्सएप ग्रुप टाइप का है जहाँ पे बहुत लोग हैं, वहाँ प्रॉब्लम डाल दिया गया। जबकि इनोवेशन कम्युनिटी क्या है, सर ये फेसबुक टाइप का है जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते, कोई ग्रुप बनाया हुआ ही नहीं, ठीक। हाउ टू चूज द बेस्ट मोड ऑफ कोलैबोरेशन, इन चारों में से कौन सा बेस्ट है। देखो यहाँ बोला, हाँ ठीक है। सर मम्मी एक बार बुला रही है, जाओ जाओ। अपने जो ये मॉडल पढ़ रहे हैं इनमें 2 काम का बात दिखा, एक दिखा क्लोज या ओपन कैसा ग्रुप है वो, और एक है वो हायरार्किकल है कि फ्लैट है, मतलब गवर्नेंस कैसा और पार्टिसिपेशन कैसे है। ये हायरार्किकल और फ्लैट का मतलब क्या होता है, हायरार्किकल मतलब हो गया जो मैनेजमेंट एक ग्रुप क्रिएट करके दे, हायरार्की मैनेज मतलब इस ग्रुप में ये लीडर होगा, ये उसका जूनियर होगा, ये उसका जूनियर होगा, मतलब एक हायरार्की सेट किया जाए, ये टॉप मैनेजमेंट, ये सुपरवाइजर, ये वर्कर, ये मैनेजर, ऐसे ग्रुप सेट होंगे, ये हो गया हायरार्की। और फ्लैट मतलब ऐसा कोई ग्रुपिंग नहीं। और ओपन और क्लोज क्या होता है, ओपन का मतलब हो गया एनीबडी कैन स्पीक, और क्लोज मतलब ओनली फ्यू पीपल, सेलेक्टेड पर्सन आर एबल टू स्पीक। तो ये चारों को लिंक करके पढ़ने का जरूरत है। तो अब यहाँ पे तुमको नीचे ला के बताएं चारों में है किसका क्या एडवांटेज और किसका क्या बुराई, ठीक है। तो देखो हमें क्या बोला, when selecting a model of collaboration, innovation executive need to consider the distinct strategies trade off। सब में कुछ अच्छा है, सब में कुछ बुराई है, तो आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए बेटर है। तो अगर हम हायरार्किकल देखें तो हायरार्किकल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, मतलब अगर एक हायरार्की मेंटेन हो तो उसका एडवांटेज क्या है, यू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ इनोवेशन
एंड हु कैप्चर द वैल्यू फ्रॉम इट। मतलब आपको एक कंट्रोल करने का मौका मिलेगा चीजों को, अगर एक हायरार्की मेंटेन होगा तो, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें चैलेंज क्या होगा, चूजिंग द राइट डायरेक्शन आपके लिए पहले बहुत जरूरी होगा, यानी टॉप मैनेजमेंट का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगा कि डायरेक्शन वो चूज करके दे, ठीक है। वैसे फ्लैट रखिए अगर, मतलब कोई हायरार्की नहीं, कोई टॉप नहीं कोई जूनियर नहीं, सब इक्वल, तो उसका एडवांटेज क्या होगा, बर्डन शेयर करेंगे एक दूसरे का। हाँ लेकिन चैलेंज क्या होगा, गेटिंग कंट्रीब्यूटर टू कन्वे एन सॉल्यूशन दैट विल बी प्रॉफिटेबल टू यू। सब कोई फिर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा है ना, तो वहां पे सबके प्रॉफिटेबल में हो ये सॉल्यूशन ढूंढना चैलेंज हो गए। हाँ तो ये तुम्हारा गवर्नेंस लेवल पे हायरार्की और फ्लैट में एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब आ जाओ ओपन या क्लोज का एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगर पहले बात तो ओपन का क्या फायदा है, यू रिसीव अ लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओपन होगा तो हर कोई सॉल्यूशन दे सकता है, हाँ तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, जिससे चूज करने में तुमको वैरायटी मिलेगा। हाँ चैलेंज क्या होगा, अट्रैक्टिंग द सेवरल आइडिया फ्रॉम वैरायटी ऑफ डोमेन एंड स्क्रीनिंग देम। सारा आइडियाज को एक जगह लेकर आना और फिर उनके ऊपर डिस्कशन कर पाना, हाँ क्योंकि आइडिया बहुत सारा होगा तो फिर दिक्कत होता है ना, जब बहुत सारी बातें होती है तो। हाँ हाँ वैसे क्लोज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, क्लोज का एडवांटेज है यू कंट्रोल द डायरेक्शन, लेकिन अब वही हो गया चूजिंग द राइट डायरेक्शन। तो ये इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये कौन दिया था ये थ्योरी, इस थ्योरी को देने वाला था गैरी पिसानो एंड रॉबर्टो वेगेंटी। नेक्स्ट आ जाओ, अब आता है मॉनिटरिंग एक टॉपिक। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, नजर रखना, हाँ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन बाय ट्रैकिंग अ प्रोग्राम प्रोसेस। एक प्रोग्राम के पूरे प्रोसेस को ट्रैक करना, मतलब नजर रखना, हाँ ताकि उसमें से काम का इंफॉर्मेशन निकाल सके, हाँ यही होता है मॉनिटरिंग। हाँ तो बोला जाता था ट्रेडिशनली, यानी पुराने जमाने में मॉनिटरिंग का क्या मतलब था, पहले के जमाने में सिर्फ मॉनिटरिंग का ही बात होता था, नजर रखो। लेकिन आज के जमाने में मॉनिटरिंग में इवैल्यूएशन भी आता है ना। पुराने जमाने में मॉनिटर केवल इंटरनल लोग करते थे, हाँ आज के जमाने में इवैल्यूएशन भी होता है और एक्सटर्नल लोग भी उसको देखते हैं। तो पुराने जमाने में मॉनिटरिंग का मतलब था नजर रखो, वो भी सिर्फ इंटरनल लोग। लेकिन आज के जमाने में मॉनिटरिंग से ज्यादा एक स्टेप ऊपर है इवैल्यूएशन, और वो भी बाय इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। तो मॉनिटरिंग का फायदा क्या है, बेटर ट्रांसपेरेंसी रहेगा। हाँ मॉनिटरिंग का फायदा क्या है, प्रॉब्लम्स को तुरंत डिटेक्ट कर पाओगे अर्ली स्टार्टिंग में। हाँ मॉनिटरिंग का फायदा क्या है, तुम अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज कर पाओगे, तुम नई नई चीजें सीखोगे अपने मिस्टेक से, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा, तुम चीजों ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट से बेस्ट अचीव होगा तुमको, और तुम अलग अलग काम को करने में एनकरेजमेंट फील करोगे। हाँ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप आर डिस्क्राइब बिलो। पहला बोला प्रोसेस और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, मतलब जो काम हो रहा है ना वो काम का पूरा स्टेप्स को मॉनिटर करना, पूरे प्रोसेस को देखना है कि पहले क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ, फोर्थ क्या हुआ, ठीक है। हाँ तो यानी हम परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, जो काम हुआ वो काम को चेक कर रहे हैं कि काम कैसे हुआ। दूसरा तरीका क्या बोला, रिजल्ट या इम्पैक्ट मॉनिटरिंग। हमको प्रोसेस से मतलब नहीं है, उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला वो चीज खाली मॉनिटर कर रहे हैं। तीसरा हुआ बेनिफिशियरी मॉनिटरिंग, मतलब हम ये मॉनिटर कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट से मेरे को क्या क्या फायदा हुआ, बेनिफिट्स क्या हुआ, खाली हम नेगेटिव्स को नहीं देख रहा। चौथा तरीका हुआ सिचुएशन मॉनिटरिंग, कि ये जो हम चीज मतलब मेरे बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, अदर फैक्टर्स आउटसाइड फैक्टर्स जो है ना वो बिजनेस को कितना इम्पैक्ट करेंगे, ये मॉनिटर कर रहे हैं। फाइनेंस मॉनिटरिंग, मतलब हम बजट वगैरह बना रहे हैं कि कितना पैसा लगेगा इस चीज में।
एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉजिस्टिक मॉनिटरिंग मतलब मेरे को ये काम करने के लिए क्या क्या लगेगा, ट्रांसपोर्ट कैसा चाहिए, स्टाफ कैसा चाहिए, स्टॉक कैसे चाहिए, ये सब मॉनिटर करना। और लास्ट हुआ कंप्लायंस मॉनिटरिंग, मेरे यहाँ जो रूल रेगुलेशन है वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रही है। ये हुआ मॉनिटरिंग का टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट आया स्टेप्स ऑफ मॉनिटरिंग। ये इजी है, पहले प्लान करो कि तुम कैसे मॉनिटर करोगे। प्लानिंग के बाद अब धीरे धीरे इंफॉर्मेशन गैदर करो, उस इंफॉर्मेशन को एक जगह रिकॉर्ड करो ताकि उसको तुम वो चार्ट में या डेटा में, ताकि उसको एनालाइज कर सको। उसको स्टोर करो यानी सेव करो। अब उसका एनालिसिस बनाओ, मतलब वो लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार डायग्राम या एक्सेल बनाना, डेटा का टेबल। ठीक है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को हायर मैनेजमेंट को शेयर करो। फिर अगर तुमको लगता है कोई काम का बात है तो उसको रिपोर्ट करो और इंफॉर्मेशन को आगे के लिए यूज करो। ठीक है, मैनेजमेंट के बाद अगला टॉपिक आता है कंट्रोल। मॉनिटरिंग के बाद सॉरी, कंट्रोल का मतलब क्या है? सर हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे कंट्रोलिंग, क्या था उसका डेफिनेशन? सर कंट्रोलिंग का मतलब होता है मेन 3 बात। नंबर 1, हम जो टारगेट सोचे थे वो क्या था और एक्चुअली में क्या हुआ, और अब जो रीजन आया डिफरेंस आने का, उस रीजन के लिए एक्शन ले। हम सोचे थे 1 हफ्ता में 1 लाख पीस प्रोड्यूस होगा, मेरा प्रोड्यूस हुआ 80,000, तो मेरा टारगेट था 1 लाख, प्रोड्यूस हुआ 80,000, 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। उसका रीजन ढूंढे और उसको करेक्ट करने के लिए एक्शन ले। ये पूरे कहानी को बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। ठीक है, तो कंट्रोल का मतलब सिर्फ चीजों को अपने हाथ में रखना नहीं होता। तो देखो यहाँ पे सब कंट्रोलिंग का प्रोसेस में ये पूरा बता भी दिया। एस्टेब्लिशिंग ऑफ स्टैंडर्ड मतलब हम अपना टारगेट या कोई गोल को पहले सेट करें। जैसे तुम्हारा सीएमए में गोल है कि तुम्हारा 20 नवंबर तक पूरा सिलेबस डन हो जाना चाहिए, ताकि तुम उसके बाद केवल बैठ के ऑब्जेक्टिव्स करो। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो आज के दिन अगर तुम बैठे हो, आज के दिन इवेलुएट करो कि क्या 20 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होने लायक पोजीशन में हो, स्लो हो कि फास्ट हो, कितना चैप्टर अभी भी गैप, आज कितना खत्म हो जाना चाहिए था, आज ये खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, तो गैप है मतलब। हाँ, ठीक है, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड ऑफ एक्चुअल को कंपेयर किए कि आज के दिन तुम्हारा ये खत्म हो जाना चाहिए था, आज के दिन ये खत्म नहीं हुआ। अब एक्शन लोगे उस चीज को सुधारने के लिए। ये हुआ तुम्हारा कंट्रोलिंग का स्टेप्स। ठीक है, हाँ, क्या कंट्रोल करना है? यहाँ बहुत काम का बात, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, ये दोनों बहुत ही काम का है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या बोलता है पता है? जो चीज ऐसा है जो मेरे बिजनेस के डिसीजन को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है, की एरिया है वो बहुत ज्यादा। हम देखो बिजनेस में ना बेटा सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हमको उन एरियाज में पहले ध्यान देना चाहिए जो बहुत क्रिटिकल है, मतलब मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस पे उनका भयानक इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, रॉ मटेरियल का दाम 2% से बढ़ा है, हाँ, और पोस्ट और टेलीग्राम करने का खर्चा, मतलब ये कुरियर का खर्चा, हाँ, वो 10% से बढ़ा है। ज्यादा क्रिटिकल क्या है तुम्हारे लिए? कुरियर। नहीं बेटा, कुरियर टोटल साल में 20-25 हजार रुपया का करोगी, हाँ, उसमें अगर 10% भी बढ़ गया तो क्या होगा? 20,000 का 10% 2,000, 2,000, तो 20,000 की जगह 22,000 खर्चा लग जाएगा। हाँ, लेकिन रॉ मटेरियल तुम्हारा बिजनेस में मेन आइटम हो गया ना। और तो फिर वो वाला मान लो उसके पीछे 1 करोड़ रुपया खर्चा होता है, अब अगर 1 करोड़ में 2% भी बढ़े, सीधा 2 लाख का खर्चा बढ़ गया। हाँ, तो क्रिटिकल तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए रॉ मटेरियल यहाँ पे इन्वेंट्रीज है। यही बोलना ये चाहता था कि तुम क्रिटिकल एरिया या की एरिया सेलेक्ट करो और उस पर अब ज्यादा फोकस करो, उसको संभालने का, कंट्रोल करने पे ज्यादा फोकस करो। हाँ, और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है? ये बोलता है मैनेजमेंट को उन बातों पे ध्यान देना चाहिए
जो नॉर्मल नहीं है, अचानक कभी हुआ, एक्सेप्शनल आइटम, जिसके कारण तुम्हारा प्लानिंग में सिग्निफिकेंट डिविएशन आ सकता है। सो देखो एक एक वर्ड बोल रहे हैं, कंट्रोल बाई क्रिटिकल कंट्रोल में बोलोगे की एरियाज पे फोकस करना, जबकि कंट्रोल बाई एक्सेप्शन में बोलता है जो घटनाएं अचानक घटी, जो नॉर्मल न्यूज नहीं है तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुमको लग रहा है ये कभी नहीं होता था, अचानक कैसे ये गड़बड़ हो गया। तुम्हारे यहाँ लेबर कभी स्ट्राइक पे नहीं गया, अचानक से स्ट्राइक पे चला गया, तो ये तुम्हारे लिए एक्सेप्शनल पॉइंट है। तो इन दो तरीके से चीज़ों को तुम कंट्रोल कर, इन दो चीज़ों पे ज़्यादा कंट्रोल देना चाहिए। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। तो हिस्टोरिकल या फीडबैक कंट्रोल मतलब हम लोगों से फीडबैक लेंगे और उस हिसाब से चीज़ों पे डिसीजन लेंगे। कॉन्करेंट कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल का मतलब होता है रियल टाइम या स्टीयरिंग कंट्रोल, अब भी जो घटना घटा उस पर तुरंत एक्शन लेना। फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, या हिस्टोरिकल कंट्रोल, हम पुराना डेटा को पहले जुगाड़ेंगे, उन पे रिसर्च करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे और फिर फीडबैक लेंगे लोगों का, मतलब ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जबकि कंकरेंट कंट्रोल क्या बोल रहा है, रियल टाइम या स्टीयरिंग कंट्रोल, मतलब अभी तुरंत ये चीज़ पे तुरंत ध्यान देने का ज़रूरत है। और एक होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल या प्रिडिक्टिव कंट्रोल क्या होता है, हम चीज़ों को होने के पहले ही उनको पहले ही हम एनालाइज करके उनके बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग कर लेते, ठीक है ना। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मतलब फ्यूचर के लिए पहले ही एक्शन ले लेना। कॉन्करेंट कंट्रोल मतलब अभी जो हुआ उसका अभी एक्शन लेना। और फीडबैक कंट्रोल होता है जब पहले मतलब फ्यूचर में जाके उसको एक्शन लेना, ठीक। प्री रिक्विजिट ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम किसको बोलेंगे, ज्ञानबाजी है यहाँ पे, जो ऑल लेवल पे हो, जो बहुत सेंसिटिव हो और उस पर हम प्रॉपर वे में डिविएशन निकाल पाए कि कितना गैप हुआ। जैसे आज ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एक क्लास और लेगा खत्म हो जाएगा, तो ठीक है, बहुत सेंसिटिव नहीं है। लेकिन आज ये चैप्टर खत्म होना तो अभी भी और 4 क्लास लगेगा, तो सेंसिटिव है। इस बात पे ध्यान देना चाहिए कितना डिविएशन हो रहा है, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम वो अच्छा होगा जो फ्लेक्सिबल हो, जिसके हमारे ऊपर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हो जिसके लेकर, मतलब प्रॉपर प्लानिंग हो जिसको लेकर, विद इन द टाइम हो पाए, यूटिलाइज कर पाए हम टाइम और टैलेंट को प्रॉपरली। फॉर्मल वे में कंट्रोल होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं चलता ज्यादातर। कंसिस्टेंट होना चाहिए कंट्रोल, में रेगुलरली कंट्रोल करते रहो चीजों को। इकोनॉमिकल हो, मतलब भैया कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करो कि बहुत खर्चा हो जाए, तब फायदा क्या, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई काम का बात, हमको अलग अलग डायमेंशंस को कंट्रोल करना चाहिए। मतलब हर बार तुम एक ही चीज पे ध्यान मत दो, हर बार कुछ अलग ढूंढो जिसको ध्यान देने की जरूरत है। ये वाला काम क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल। तो पहले वाला प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तुम जब भी कंट्रोल करो इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारा कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। उससे अगर कंपनी का मेन टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, ज्यादा कंट्रोल का जरूरत है। मतलब फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल होना चाहिए। अरे देखो जो हो चुका पास्ट में उसको तुम सुधार नहीं सकते, तो कंट्रोल में हमेशा ये ध्यान दो कि फ्यूचर में क्या ठीक कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी आदमी को प्रॉपर जिम्मेदारी दो जो कंट्रोलिंग पे ध्यान देगा। एफिशिएंसी होना चाहिए, एफिशिएंसी में बीच में क्या आ रहा है, सी माने कॉस्ट इफेक्टिव हो। ऑब्वियस बात है, ज्यादा पैसा लगा के कंट्रोल किए, हम 10,000 का नुकसान बचाने के लिए 15,000 का खर्चा कर दिया। एक स्टाफ रखे जो 15,000 सैलरी ले रहा और 10,000 का नुकसान कंट्रोल करके दे रहा, तो सर उससे अच्छा तो नुकसान ही हो जाता। कंट्रोल का क्या फायदा हुआ, जो एफिशिएंट नहीं है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट को चाहिए कि वाया कंट्रोल नहीं करे, खुद डायरेक्ट कंट्रोलिंग एक्शन में रहे। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान, ये हमेशा चेक करते रहे कि हम प्लान के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे।
ऑर्गेनाइजेशनल सुटेबिलिटी, तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सुटेबल है उस हिसाब से कंट्रोल करो। सबके लिए सेम रूल नहीं हो सकता। तुम्हारा कंपनी के लिए तुमको जो लगता है ये कंट्रोलिंग करने का तरीका सही होगा, वो तरीका फॉलो करो। कुछ स्टैंडर्ड सेट करो अपनी कंपनी के पहले से, तभी तो कंट्रोल कर पाओगे। क्रिटिकल पॉइंट और एक्सेप्शनल पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, ताकि अगर लगे कि नहीं इस तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा तो कोई और तरीका निकाल के लें। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, जो भी एरर निकल कर आया, जो भी डिविएशन निकल कर आया, उसके अगेंस्ट में तुरंत एक्शन लेने का हमेशा प्लानिंग दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन से कंट्रोल क्या क्या टेक्निक से करता है। पहले बोला बजटरी कंट्रोल, इसीलिए तो हर चीज का पहले बजट बनता है ना बेटा, साल के स्टार्टिंग में। क्यों बनता है बजट? सर बजट बनाने से हमको पता रहता है कि कितना खर्चा का मेरा सोचा हुआ था और कितना खर्चा लग रहा है। तो हमेशा बजट को एक टेक्निक अपनाओ, बजट बनाओ हर चीज के लिए। दूसरा क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट, पीएल, ये सब बनाओ। इनको देख के तुम कंट्रोलिंग बेटर कर पाओगे। नेक्स्ट क्या बोला? ब्रेक इवन एनालिसिस, हमेशा एक चीज कैलकुलेट करके रखो, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन क्या हो, ताकि उसके नीचे तो नहीं जाना है ना। बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस करता है ना बेटा, वो ब्रेन में एक बात हमेशा रखता है कि कमाई होगा नहीं होगा वो बात का बात है, बट लॉस नहीं होगी। हम अगर 1 लाख रुपया का मटेरियल बनाए तो 1 लाख का कम से कम रुपया रिकवर हो जाए। तो हमेशा ब्रेक इवन एनालिसिस करो। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। हमेशा वो कैलकुलेट करके रखो, ताकि तुमको पता रहे कि इसके तो नीचे जाना ही नहीं है मेरे। अगर इससे कम में सेल हो रहा है तो बेचना ही नहीं, लेकिन इतना लेवल तक हम जा सकते। ठीक। बहुत बार बिजनेसमैन ना बेटा बिना प्रॉफिट के भी माल बेच देता है। मतलब अगर 1 लाख में बनाता था 1 लाख में बेच दिया, क्योंकि उसको लगता है पैसा का रोलिंग तो हुआ, दोबारा 1 लाख आ गया, हम आगे प्रोडक्शन तो करें। पैसा अटका पड़ा रहने से अच्छा है भाव टू भाव ही बेच दो। तो ये सब चीजें ध्यान में रखने के लिए पहले तुमको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा कि भाव टू भाव है क्या। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो। MIS रिपोर्ट बनता है, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल के एक रिपोर्ट बनता है, जिसमें मैनेजमेंट को तुम हर चीज का समरी चार्ट्स बना के देती हो। पुराना डेटा, नया डेटा, फ्यूचर का डेटा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सब टाइप का डेटा का एक चार्ट बना कर देते हो। उसी चार्ट्स को बोलते हैं MIS रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट को देख के कंपनी ये डिसाइड करता है कि आगे हमको कंट्रोलिंग के लिए क्या क्या करना है। तो वो MIS रिपोर्ट से भी कंट्रोलिंग एक टेक्निक है। मैनेजमेंट का ऑडिट होता है बहुत बार। सर नॉर्मली अकाउंट्स का ऑडिट तो सुनते हैं, मैनेजमेंट का ऑडिट क्या होता है? देखो तुम्हारा मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना होता है मैनेजमेंट ऑडिट। उसमें भी आदमी लगता है। हाँ, अकाउंटेंट की तरह। अकाउंटेंट की तरह, लेकिन थोड़े अलग पढ़ाई किए हुए। हाँ, पढ़ाई तो अलग है। हाँ, वो लोग क्या जाके देखिएगा ना कि मैनेजमेंट जिस चीज का डिसीजन लिया, वो डिसीजन लेने का तरीका, प्रोसेस, डिसीजन का इम्पैक्ट, वो सब सही है कि नहीं। मतलब मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। मैनेजमेंट ये तो नजर रखता है स्टाफ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अरे कोई कौन नजर रखे मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इसका भी बीच बीच में ऑडिट होता है कि आप पिछले 1 महीने में क्या क्या मीटिंग किए, उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस को इवेलुएट करना। क्या उनका इम्पैक्ट अच्छा आया, क्या आपका फोकस सही था, क्या आप मन से काम कर रहे थे या प्रॉपर केयर से काम कर रहे थे, या बस मीटिंग करना है कर लिए तो भी डिसीजन पास कर लिया, ऐसे काम कर रहे थे। तो मैनेजमेंट का भी ऑडिट होता है। ये हर बड़ी कंपनियों में होता है, नॉर्मल कंपनियों में नहीं होता। यहाँ रुकेंगे। ये चैप्टर है 5.5। इसके बाद और कितना है? अपने 222 पे खड़े हैं, पेज नंबर नहीं, अपने पेज नंबर खड़े हैं 212 पे। और ये खत्म कहाँ हो रहा है? या मेरे को लग रहा है इस पेज पे खत्म हो रहा है ना, 262 पे। चंद्रलेखा
हेलो हाँ उधर ही खत्म हो रहा है 262 पे हाँ तो और 50 पेज पढ़ना है अपने को, है ना? हाँ ठीक है, हो जाएगा।